हेलो बच्चों। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनकर ही काम हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? सर्कल चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत। मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ यार। बहुत मजेदार उड़ान चल रही है। मेरे ख्याल से सभी को सारी बातें समझ में आ रही होगी। आज चैप्टर नंबर 10 है और पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में खत्म कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर और लेके आऊंगा सर्कल का, जहां पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लास 9 का कभी सर्कल अच्छे से समझा है तो क्लास 10th में समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। ये वाले चैप्टर में टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हमको समझनी है, टेंजेंट से रिलेटेड थियरम अपने को समझनी है। उसके पहले कुछ चीज़ें रिकॉल करूंगा कि सर्कल होता क्या है, 9th में आप लोग क्या क्या पढ़ के आए हो। तो शुरू करते हैं, फिर कुछ प्यारी थियरम्स का प्रूफ और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी शानदार लेक्चर होने वाला है सर्कल का। एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर नंबर 10 को समराइज करेंगे। लेक्चर लंबा हो सकता है पर मजेदार होगा। तो शुरू करते, कॉपी और पेन निकाल लो, एक चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाओ, क्योंकि प्यारा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है और मजेदार है। तो देखो, सबसे पहले सर्कल क्या होता है। तो यार ये प्यारा सा फिगर जो दिख रहा है, ये गोला है ना, इसी को सर्कल बोलते हैं। अरे सर ये तो पता है। कभी देखें तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि यार इस गोले में मैं कोई सा भी पॉइंट लूं तो उसका डिस्टेंस सेंटर से, ये सेंटर है ओ, इसका सेंटर है, ओके। तो कोई सा भी पॉइंट इस गोले पे कभी मैंने लिया है ना, इस गोले पे मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया, मानो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से, इसका डिस्टेंस सेंटर से कोई सा भी पॉइंट हो हमेशा बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कभी मैं इसको बोल रहा हूं ओसी, तो ओसी रेडियस हो गई, ओ ए रेडियस हो गई, ओ बी रेडियस हो गई, और ये जो ए ओ बी है ये बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये पूरा ए ओ बी, एक रेडियस, टोटल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। कभी कोई तुमसे कहे कि ये ए बी क्या है, तो तुम बोलना यार ए बी तो डायामीटर है सर्कल का, ए बी तो डायामीटर है सर्कल का। ओ क्या है, ओ सेंटर है सर्कल का, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। और रेडियस क्या है, ओ सी बोल दो, ओ ए बोल दो, ओ बी बोल दो, ये सब रेडियस है सर्कल का। मतलब इसकी बाउंड्री पे कोई सा भी मैं पॉइंट लूं तो उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, बराबर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। यहां पे जो constant distance है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। हर वो पॉइंट का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, ओके, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो ऐसे फिगर को आप सर्कल बोलोगे। ओ आपका सेंटर हो गया, ओ ए आपकी रेडियस हो गई, और ए बी आपकी डायमीटर हो गई। ये तो बहुत बेसिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये जो लाइन सेगमेंट, पहली चीज ये जो पूरी है, ये जो पूरा फिगर है, ओके, मतलब जो बाउंड्री है सर्कल की उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां पे क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहां पे कुछ गलतियां हैं, है ना, लिखने में इन्होंने कुछ गलतियां की है। ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड
अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना है, दैट इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वो क्या होता है ध्यान से समझना। कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे उस लाइन को आप कॉर्ड बोलोगे। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये सी है ये डी है, तो यार ये मेरी क्या हो गई, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मैंने मानो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी ई एफ, ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की वो होती है डायमीटर, जो कि बनी हुई है ए बी। जो डायमीटर भी होती है वो भी एक कॉर्ड होती है, पर डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो कंफ्यूज मत होना, डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर ये सब तो हमने बचपन में पढ़ा है, केवल रिवाइज करा रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं 10th में आ जाते हैं पर ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होती है। तो कॉर्ड कभी भी तुम्हारे सामने आए इसका मतलब क्या, वो लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे। तो यार ई एफ ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको डायमीटर कहते हैं, एंड ऑल द डायमीटर हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी पता है डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। सरकमफेरेंस बता दिया, जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और मैं बोलूं पूरी लेंथ, पूरे कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। फिर आर्क को क्या बोलते हैं, आर्क एक पार्ट होता है। जैसे मैंने क्या किया, इस सर्कल को ऐसे PQ के अलोंग कट कर दिया, तो ये इतना सा पार्ट जो बच जाएगा, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। और ये जो नीचे का पार्ट बच जाएगा दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। दो तरह की आर्क है। आर्क क्या भाई, किसी भी कॉर्ड के अलोंग कभी सर्कल को कट करोगे तो सर्कल दो हिस्सों में कट जाएगा, एक मेजर आर्क होगा एक माइनर आर्क होगा। कभी डायमीटर के अलोंग कट कर रहे हो तो सेमी सर्कल बन जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, तो उसमें मेजर और माइनर का केस होता नहीं है। चमक गया। अरे कभी इसको मैंने डायमीटर के अलोंग ही कट कर दिया, इसके अलोंग ही कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट की लेंथ बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर का आधा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर। सेमी सर्कल की लेंथ, ये सेमी सर्कल की लेंथ वो क्या होती है, पाई आर, 2 पाई आर का आधा। ये फिर उस केस में अपन मेजर और माइनर आर्क नहीं बोलेंगे, इसको बोलते सेमी सर्कल। सर्कल का आधा तो सेमी। आर्क कब बोलेंगे, जब डायमीटर के अलावा कोई कॉर्ड किसी सर्कल को कट कर रहा है तो उससे जो बना, जैसे PRQ ये आपकी मेजर आर्क बन गई क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, और PMQ ये आपकी माइनर आर्क बन गई क्योंकि इसकी लेंथ कम है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मचा दिया। तो क्या लिखा है देख लो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। In adjoining figure, the pieces of the circle between the 2 point P and Q which divide it into 2 parts, the larger part is called the major arc. किसको बोलोगे major arc? PRQ, और ऐसा आर्क का सिंबल बन जाएगा। एंड द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क, उसको बोलोगे PMQ। मचा दिया। बड़े आगे तो मेजर और माइनर आर्क भी समझ में आ गई। उसके बाद सेगमेंट होता है, ये भी पढ़ रखा है भाई। जब कॉर्ड ने, ये ए बी कॉर्ड है ना, ये लाइन सेगमेंट सर्कल को दो जगह कट कर रही है तो ये कॉर्ड है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस इज योर मेजर सेगमेंट, है ना, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। एंड दिस स्मॉल सा पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है उसको सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर। ठीक है, इट इज कॉल्ड द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क। जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेगमेंट, जो मेजर आर्क से बनेगा वो मेजर सेगमेंट। यही लिखा है। सेक्टर क्या होता है, अगेन पढ़ रखा है आपने। सर्कल है,
रेडियस, ओके, दो रेडियस है ना, दो रेडियस और एक आर्क, जैसे ये देखो OA और OB और एक माइनर आर्क है, तो ये वाला जो सेक्टर है दिस इज योर माइनर सेक्टर, और ये दो रेडियस और ये मेजर आर्क के बीच में जो एंगल मतलब जो सेक्टर बन रहा है दैट इज योर मेजर सेक्टर। तो आर्क एंड टू रेडियाई के बीच का जो रीजन है उसको सेक्टर बोलेंगे। अब आर्क कभी मेजर है तो मेजर सेक्टर बोलेंगे, कभी आर्क माइनर है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे। कुछ भी याद रखने का नहीं है, केवल नाम से सारी चीजें समझ में आ गई। भाई हमने मेजर आर्क समझ लिया, माइनर आर्क समझ लिया, तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को भी समझ सकते, केवल दो रेडियस। और फिर तुम कौन सी आर्क ले रहे हो, कभी तुम माइनर आर्क ले रहे हो तो वो माइनर सेक्टर होगा, कभी तुम मेजर आर्क ले रहे हो, दो रेडियस और मेजर आर्क के बीच का जो एरिया हो रहा है उसको अपन फिर क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। आई होप ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई होगी। ये सब 9th का पार्ट था। अब शुरू करें अपन अपना मेन पार्ट, दैट इज 10th में सर्कल में क्या पढ़ेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक लाइन ली, एक लाइन इमेजिन करो और एक सर्कल इमेजिन करो, कभी मैं उन दोनों के इंटरसेक्शन देखूं तो यार एक लाइन और एक सर्कल के क्या क्या केसेस बन सकते हैं। कभी मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, तो एक केस तो ये बन सकता है कि वो कभी एक दूसरे को मतलब ना सर्कल ना लाइन दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं हो रहे हो। जैसे यहां पे दिख रहा है ये AB अपनी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, तो ये केस 1 है। व्हेन देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन AB, इन दिस केस ये जो AB है इसको अपन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और क्या केस हो सकता है कि भैया ये ऐसे इंटरसेक्ट करके निकल जाए, तो केस 2 में कभी इंटरसेक्ट करके निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कभी कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है 2 पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर लाइन को सीकेंट बोलते हैं, उस सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं, मगर उस पर्टिकुलर लाइन को सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो लाइन है जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलेंगे क्या, सीकेंट। उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट। और उसी को तुम लोग कॉर्ड भी बोलते हो, इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को कॉर्ड भी तुम बोलते हो, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, तो केस 2, व्हेन देयर आर टू कॉमन पॉइंट P and Q बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन AB, इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो AB है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो ये लाइन AB को आप क्या बोलोगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल, और इस PQ को आप बेसिकली कॉर्ड बोलोगे, इस PQ को कॉर्ड बोलोगे और इस AB लाइन को आप सीकेंट बोलोगे। पक्का समझ में आया। थर्ड केस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आखिरी केस है, कि यार कभी एक लाइन है और एक सर्कल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टच करके निकल जाए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो ऐसी लाइनों को टेंजेंट बोलते हैं। केस 3 में यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, मतलब यार देखो सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन में क्या होगा, या तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा या 2 कॉमन पॉइंट आएंगे। जब 2 कॉमन पॉइंट आएंगे तो उस लाइन को सीकेंट बोलेंगे, जब एक कॉमन पॉइंट आएगा तो उस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। ये आपकी टेंजेंट है, दिस इज योर टेंजेंट टू द सर्कल। तो व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन AB, in this particular case the line AB is said to be the tangent to the circle। ये वाली लाइन को आप टेंजेंट कह रहे हो, अब अपने को इसी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसी से रिलेटेड थियरम को डिस्कस करना है। यहां तक सारी बातें समझ में आई, बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं अपन थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम नंबर 1, इसका प्रूफ जनरली पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना क्या कह रही है ये थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ते से ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या गिवन है,
क्या प्रूव करना है और कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं। तो ये आपको लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन कि यार द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहली चीज तुमको ये समझ में आ गया कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करके निकल जाती है, टच करके निकल जाती है, छूकर सर्कल को निकल जाती है। ऐसी लाइन को अपन टेंजेंट कहते हैं। मतलब किसी एक पॉइंट, मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या होता है, एक। ये जो P है ना, दिस P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो P है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लो ये सारी बातें। ये जो P है सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों का कांटेक्ट हुआ ना, दोनों का मिलन हुआ, तो ऐसी लाइन जो छूकर सर्कल को निकल जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। अब यार पहली जो थ्योरम है वो क्या कह रही है कि टेंजेंट मतलब छूकर निकलने वाली लाइन। तो ये देखो छूकर निकलने वाली लाइन बना दी मैंने, ये P पॉइंट को छूकर निकल गई ये लाइन। तो ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट को छूकर सर्कल पे से निकल जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये कह रहे जो टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब तुमको यहां पे प्रूव करना है, यहां पे तुमको प्रूव करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के। भाई AB टेंजेंट है, ये तुमको गिवन है तो तुम लिख सकते हो अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R लिखना हो, एंड अ टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट P है दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जो जो चीजें आपको गिवन थी कि यार ये AB लाइन टेंजेंट है, तो अपन ने लिख दिया कि लाइन AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। ठीक, पॉइंट P पे ये लाइन AB टेंजेंट है। तुमको प्रूव करना है कि यार ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है। कैसे करोगे? तो कंस्ट्रक्शन करा, मैंने लाइन ड्रॉ करी OQ। ओके, मैंने ड्रॉ करी एक लाइन OQ, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी OQ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब मैंने ऐसा क्यों किया देखना ध्यान से, मैं यहीं पे 2 स्टेप में इसका प्रूफ कर दूंगा। प्रूफ तुमको पता है तुमको क्या प्रूव करना है कि यार ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ये तुमको प्रूव करना है। कभी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी OQ है ना, इस तरीके से, तो तुम जानते हो यार ये जो OQ है वो बेसिकली इक्वल है OR प्लस RQ के। भाई OQ बनेगा कैसे, OR प्लस RQ से। अब यार ये OQ इस तरीके से बन गया OR प्लस RQ के। ठीक, मैंने एक एनी पॉइंट Q ले लिया अदर देन P ऑन द टेंजेंट और ऐसे ज्वाइन कर दिया OQ को जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट R पर। ठीक, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, OQ जो है मेरा OR प्लस RQ है। अब यहां पे एक बात है, तुम यार जानते हो कि जो OR है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये जो OP है ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। अभी मैंने बताया कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे ले लो, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर होता है। मतलब OP और OR बराबर है, OP और OR बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो मैं कह सकता हूं कि इस OR की जगह मैं कभी OP लिख दूं तो OQ क्या हो जाएगा, OP प्लस RQ। मतलब OP में कुछ ऐड करके OQ आ रहा है, इसका मतलब जो OQ है वो बड़ा है OP से, जो OQ है वो बड़ा है OP से। यहीं पे तुम्हारा प्रूफ खत्म हो जाता है। इसके बाद तुम्हें एक लाइन लिखनी है कि कभी भी किसी डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का किसी लाइन से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब यहां पे तुम इंग्लिश में लिखना कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। मतलब तुम यार यहां पे इस टेंजेंट पे कोई सा भी पॉइंट लोगे वो ओपी से तो बड़ा ही होगा, वो ओपी से तो बड़ा ही होगा। मतलब ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कभी ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कभी भी कोई पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, हैंस प्रूव्ड। केवल इतनी बातें आपको लिखनी थी और आपका काम खत्म हो गया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट एंड लाइन का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच का। इसका मतलब ओपी तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट अदर देन क्यू भी तुम कोई अज्यूम करोगे तो वो ओपी से तो कम ही, मतलब ओपी से तो ज्यादा ही आएगा। कोई भी पॉइंट अदर देन क्यू अज्यूम करोगे तो ओपी तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और मुस्कुराते हुए तुमने ये प्रूव कर दिया, मचा दिया, बड़े आगे। इसी का कॉन्वर्स कि कभी कोई कह रहा है कि रेडियस के एंड पॉइंट से कोई लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट टू द सर्कल है। इसी थियरम का कन्वर्स क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा टू प्रूव है, मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है ना। मतलब कोई ऐसी लाइन दे दी, ऐसी कोई लाइन दे दी, मतलब तुमको यहां पे इंपॉर्टेंट नोट डालना है, यहां पे डाल ले कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल के। ये इंपॉर्टेंट नोट डाल लेना, क्योंकि कभी डाल लोगे तो आगे क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। क्योंकि ये थियरम का प्रूफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर क्वेश्चन में ये थियरम को अप्लाई करूंगा मैं हमेशा। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल के। अब कह रहे कभी कोई लाइन एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करी, तो कभी मैंने एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ द सर्कल के। मतलब ये दे दिया कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो तुमको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। अभी तुमने एक बात देखी कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक जगह पे मीट होती है, मतलब एक ही उनका कॉमन पॉइंट होता है। तो अब तुमको प्रूव करना है कि देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो देखो थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल इसका कॉन्वर्स। अ लाइन ड्रॉन through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. Again the diagram will be the same. ये तुमने सर्कल बनाया, ये तुमने टेंजेंट बनाई, ओके, दिस इज योर टेंजेंट। अब तुमने टेंजेंट बना दी, ये ए, ये बी, और ये तुमने ओ बना दिया। इन्होंने दे दिया कि यार ये जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है, जो OP है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट टू द सर्कल के। मतलब टेंजेंट नहीं, गिवन है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। तुमको प्रूव क्या करना है? तुमको प्रूव करना है कि जो AB है वो टेंजेंट है। ये तुमको प्रूव करना है कि जो AB लाइन है वो टेंजेंट है। अब क्या करोगे? अगेन सेम लॉजिक, तुम यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लो। तुमने एक कंस्ट्रक्शन किया OQ, ओके, ड्रॉ अ लाइन, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। हाँ, ड्रॉ अ लाइन OQ सच दैट, ओके, सच दैट तुमने ड्रॉ करी लाइन OQ सच दैट इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट R and Q is a point on the line AB। Q जो है वो पॉइंट होगा AB लाइन पर और ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे R पॉइंट पर।
तो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी OQ। अब तुम्हारा प्रूफ इसमें भी बहुत आसान है, कभी मैं प्रूफ यहीं पे लिख दूं, कभी प्रूफ मैं यहीं पे लिख दूं, तो तुमको पता है ये परपेंडिकुलर है, तुमको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कभी तुम देखो ट्राइंगल OPQ को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यार OPQ का भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये OQ हाइपोटेनस होगी जो कि ग्रेटर है OP से, समझ में ही आ रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होती है परपेंडिकुलर से, तो OQ कभी ग्रेटर है OP से। तो तुम कोई सा भी पॉइंट इस लाइन पे लोगे वो हमेशा आउटसाइड द सर्कल आएगा, मतलब देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज P। भाई तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, वो हमेशा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा OP से, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बाकी जो भी डिस्टेंस तुम लोगे इस पर्टिकुलर लाइन पे वो OP से बड़ा है, कभी कोई डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यार ये डिस्टेंस बेसिकली बड़ा है रेडियस से, तो यार इसका मतलब है वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और कभी वो पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, मतलब टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या नेसेसरी होती है कि उसका एक ही कॉमन पॉइंट हो। इसका मतलब ये जो AB लाइन है ये टेंजेंट टू द सर्कल है, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट है वो केवल लाइन पे लाई करेंगे, उस सर्कल पे लाई तो करेंगे नहीं। तो मुस्कुराते हुए अपन ने ये भी प्रूव कर दिया। दोनों के प्रूफ सेम थे, पर बात समझ में आनी चाहिए, कभी कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ द सर्कल के, ओके, और एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस से अपन ने ड्रॉ करी, ये इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस से कभी कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो डेफिनेटली टेंजेंट टू द सर्कल है। अब सवाल कर लेते हैं, कुछ थ्योरम समझ में आ गई है तो अब सवालों पे अप्लाई करते। देखो पहला प्यारा सा सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं झुक जाता हूं। एक बच्चा कमेंट कर रहा था आपकी हाइट लंबी है तो सवाल नहीं दिखते, तो भाई मैं झुक गया हूं। नोट कर लिया सवाल, कर लिया, चलो क्या है वही बहुत बेसिक सा, सर्कल तो बना ही देते हैं। सर्कल बनाया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखना ध्यान से, यहां पे सारी टर्म्स को समझना। ये मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल बना दिया, ये कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। पहली बात, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है? पहली बात, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है? तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कभी तुम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी तुमने, मानो ये कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, है ना, ये लग नहीं रहा है टेंजेंट है, थोड़ा सा इसको चिपका के बनाते हैं। ये अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ओके। जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, मतलब ये P मान लिया, ये Q मान लिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है क्या होता है? दिस PQ, दिस PQ डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे रेडियस, मतलब जिससे सेंटर को ज्वाइन किया, जिससे सेंटर को ज्वाइन किया, ओके, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेंटर। ये जो PQ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस PQ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, नोट कर लेना, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा OP बनेगा, ये जो तुम्हारा OP बनेगा, है ना, ये तुम्हारी रेडियस होगी, ये OP तुम्हारी रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। तो यार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये डायग्राम बन गया, तो तुमको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है। इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 24, तो ये तुमको 24 दे रखा है, ये तुमको 25 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि यार OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर कितना होगा भाई? OQ तुमको 25 का स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू OP निकालना है, OP तो रेडियस है, तो रेडियस निकालनी है R स्क्वायर प्लस PQ, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये PQ डिस्टेंस,
इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। तो यार ये कितना है 24, भाई टेंजेंट यही है ना, पी क्यू विल बी योर टेंजेंट, तो उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये 24 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा आ गया आर स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो यह आया 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24। ये 25 माइनस 24 1 और 25 प्लस 24 विल बी 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। तो आर की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि -7 तो लेंगे नहीं, प्लस -7 आएगी, तो -7 तो हो नहीं सकती रेडियस, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मचा दिया कि नहीं? मुस्कुराओ यार, बेसिक सवाल था। बड़े आगे कुछ नहीं करना था इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। भाई ये टेंजेंट है तो इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। ये तुमको दे रखा है कि फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल से, है ना, किसी पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो बाकी की कहानी तुमको रेडियस निकालनी थी, तो तुमने इजीली निकाल दिया। ठीक, अब अगला अगेन डायग्राम बनाएंगे। पहले तो एक सर्कल बना ही लो, सर्कल चैप्टर है तो सर्कल तो बने गई, है ना। अब क्या कह रहा है, इफ पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो यार ये मैंने एक टेंजेंट बना ली, लो, है ना, एक टेंजेंट बना ली। ठीक, पी क्यू टेंजेंट बन गई विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ओ हो गया, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, एंड पी क्यू ओ, ये वाला एंगल दे रखा है तुमको, ये 60 डिग्री है, दे रखा है एंगल पी क्यू ओ 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ पी क्यू, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इन ओ क्यू, पी क्यू और ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। अरे सर, अभी तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिखा के आए हो आप। ये 90 डिग्री होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो कभी मैं देखूं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना, अब मेरे को क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, मेरे को हाइपोटेनस भी निकालना है और बेस भी निकालना है। तो पहले मैं साइन 60 ऑपरेट कर देता हूं। तो मैंने साइन 60 ऑपरेट किया, तो साइन 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है, दैट इज ओपी, अपॉन ये हाइपोटेनस है, दैट इज ओ क्यू। ओपी 6 है, ओ क्यू मेरे को निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये ओ क्यू इधर आ जाएगा। ओके, ये साइन 60 मतलब 6 अपॉन साइन 60 हो जाएगा। ओके, तो 6 अपॉन √3/2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 12/√3। इसको आपको रैशनलाइज करना है तो कर लो, है ना, तो ये आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ही दिया था ना, 6 सेंटीमीटर दिया था, तो 4√3 सेंटीमीटर ये आ गया, ये 4√3 आ गया। अब तुम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, तुमको हाइपोटेनस पता है, तुमको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल सकता है। या तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, tan 60 लगा दो। tan 60 लगाए तो परपेंडिकुलर पता है मेरे को, ओपी पता है। tan 60 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपी अपॉन पी क्यू। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये बन जाएगा देखो इधर 6 अपॉन पी क्यू, है ना। तो tan 60 क्या होता है, दैट इज √3 6 अपॉन पी क्यू। तो यहां से समझ में आ गया कि पी क्यू की वैल्यू हो गई 6 अपॉन √3। ओके, इसको आप देखोगे तो 2√3 आ जाएगा, रैशनलाइज किया तो पी क्यू आपका आ गया 2√3 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से मेरे सारे प्यारे बच्चों ने मचा दिया होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई एक अपने को साइड दे दी, एक एंगल दे दिया, तो बाकी ट्रायंगल में अपन खेल सकते, क्योंकि ये आपने हमें सिखा दिया है। तो मुस्कुराते हुए बस इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे ये पहली 2 थ्योरम पे, है ना। या तो वो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट पूछ लेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये पी क्यू पूछ लेगा, या डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कि एक्सटर्नल है सर्कल से। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये वो पॉइंट होता है। बात समझ में आ गई। या तो ये पूछ लेगा, और बाकी तो तुम हो ही चैंपियंस, तो मचा दो बस, है ना। बड़े आगे चलो, ये आ गया भैया आंसर 4√3 एंड 2√3। कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखो, ए बी जो है वो टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड BOC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल AOC
इज इक्वल टू 120 डिग्री। सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, सेंटर बनाया, क्या कह रहा है, BOC डायमीटर है तो ये डायमीटर बना दी, BOC डायमीटर ऑफ द सर्कल बना दिया। AB जो है वो टेंजेंट है, तो लो ये AB टेंजेंट बना दिया, ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, AB टेंजेंट बना लिया। ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड BOC इज अ डायमीटर सच दैट एंगल AOC, ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। पूछ रहा है OAB के बारे में, पूछ रहा है OAB के बारे में, मतलब देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है, ध्यान से देखो, OAB, OAB ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो यार बहुत आसानी से तुम देख सकते हो, कभी ये 120 डिग्री है, तुमको पता है ये 90 डिग्री है, ओके, अब ये 120 है तो यार ये तो पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है 180, तो ये 60 होगा, और ये 90 प्लस 60 150 हो गया, तो ये एंगल इजीली तुम निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मचा दिया, मचा दिया। तो बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो जो चीजें कही है कि यार AB टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो बना दिया उस तरीके से, और डायग्राम बना दिया, तो एंगल OAB ही निकालना था, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। कर लोगे ना, कर लोगे यार ये तो। चलो बड़े आगे चलिए, अब थ्योरम देखते हैं, अगली थ्योरम। अब ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी थ्योरम आगे की भी मैं बताऊंगा, इसी से बहुत सारे रिजल्ट बन के आएंगे। ये देखो, सबसे पहले तो जो टेंजेंट होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस ऑफ द सर्कल के, जो हम पढ़ के आए हैं, जो हम पढ़ के आए हैं पहली थ्योरम में, कि जो टेंजेंट है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पे बात हो रही है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे बात हो रही है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो तुमको दिख रहा है दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए, एक AP और एक AQ। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ओके, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपको प्रूव करनी है, वो बराबर है। मतलब मेरा टारगेट क्या है कि मेरे को ये प्रूव करना है ये जो AP है वो AQ के बराबर है। गिवन क्या है कि यार ये AP और AQ टेंजेंट है सर्कल के, है ना, फ्रॉम पॉइंट A विच इज एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो वो अपन ने लिख दिया कि लेट AP एंड AQ आर टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल विद सेंटर O। फिर अपन ने कुछ कंस्ट्रक्शन किए कि ज्वाइन कर दिया OP OQ, है ना, एंड OA, जितनी भी डॉटेड लाइन है वो मेरा कंस्ट्रक्शन है। ये लिख दिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, अब कंस्ट्रक्शन लिख दिया। उसके बाद प्रूफ देखो क्या करेंगे, तो यार मुस्कुराते हुए देखो, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल AOQ, प्रूफ देखना, प्रूफ देखना, ओके। कभी मैं ले लेता हूं ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP। देखो दो एंगल तो 90 डिग्री है, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल A, मतलब AQO इक्वल टू एंगल APO, ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल, लिख देना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। तो एंगल APO और एंगल AQO बराबर हो गए, AO कॉमन साइड हो गई, AO इक्वल टू AO, दैट इज कॉमन साइड। और एक और बात समझ में आ गई कि यार ये जो OQ है वो इक्वल है OP के रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बच्चों दिमाग में आ रही है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल
मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ पी के। ट्राइंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ पी के। कभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कितनी सारी बातें आप प्रूव कर सकते हो, ध्यान से देखना। पहले तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि भैया ये जो एपी है वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू के बाय सीपीसीटी, यहां लिख देना बाय आरएचएस एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं यार एपी जो है वो ए क्यू के बराबर है बाय सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये लिख दिया। अच्छा एक और बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, अगेन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एंगल पी ए ओ इक्वल होगा एंगल क्यू ए ओ के, एंगल क्यू ए ओ के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपीसीटी अगेन द सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एक और बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ ए अगेन बाय सीपी सीटी। इतनी सारी बातें हमने प्रूव कर दी, केवल एक बात प्रूव करनी थी कि यार ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इक्वल होती है। अब यार ये वाली जो थ्योरम है, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, हमने ये देख भी लिया, प्रूव भी कर दिया। तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकले कि यार ये मेरा सर्कल है ना, और मैंने कभी ऐसी दो टेंजेंट डाली, मैंने कभी ऐसी दो टेंजेंट डाली किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, दिस इज माई एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज कर लो ये एक्सटर्नल पॉइंट को अपन ए से नाम दे रहे हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। तो आपको पता है रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है, ये O है। एक बात और समझ में आ गई कि एंगल POQ और एंगल POQ मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल PAQ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? अरे यार एक क्वाड्रिलेटरल बन गया POQA, चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चारों साइड के क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल्स का सम 360 होता है, दो तो 90 डिग्री ही है। तो यार ये दो 90 डिग्री है तो ये 180 उधर जाएगा, तो 360 में से 180 बचेगा। तो इन दोनों का मतलब कभी मैं इसको बोलता हूं एंगल 1, इसको मैं बोलता हूं एंगल 1, इसको बोलता हूं एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक, अब ये तो पता ही है कि जो PA है वो इक्वल होता है PQ के, QA के, सॉरी PQ कहां लिख दिया, जो PA है वो इक्वल होता है QA के, मतलब ये वाली साइड इक्वल होती ये वाली साइड के। और क्या बातें बताई थी? कभी मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये वाले जो एंगल्स है दे आर द, ये जो OA है ये एंगल बाइसेक्टर होता है POQ का भी और PAQ का भी। जो AO है वो एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल 1 एंड एंगल 2 का, एंगल 1 और एंगल 2 का। मैंने बताया ना एंगल POA बराबर होता है एंगल QOA के, एंगल PAO बराबर होता है एंगल QAO के। लिख लो, यहां कभी तुमको लिखना है तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। PAO बराबर होता है QAO के, सब प्रूव कर दिए हाँ अपन ने। और एंगल QOA बराबर होता है POA के। ठीक, तो ये जो OA है ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है POQ का और PAQ का। ये समझ में आया कि इन दोनों का सम 180 क्यों होता है? क्योंकि ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया, POQA क्वाड्रिलेटरल बन गया, मतलब चारों का सम क्या होगा? 360, दो तो 90 ही है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। चमक गया? तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलो।
अब एक प्यारा सा क्वेश्चन कि प्रूव करो कि इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो AP है वो इक्वल है BP के, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है दो कोसेंट्रिक सर्कल है C1 एंड C2, है ना, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। ओके, जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, है ना, वो क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की, मतलब APB इज अ टेंजेंट टू C2। ये सब गिवन था। अब यार ये सब गिवन था तो प्रूफ देख लो इसका भी बहुत आसानी से, तुम लोग खुद से ही कर सकते हो यार, खुद से ही इसको प्रूफ कर सकते हो। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ज्वाइन कर दिया OA और OB को, ज्वाइन कर दिया OA और OB को, ठीक, ज्वाइन किया मैंने OA और OB को, तो मेरे को समझ में आया कि मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा OA और OB को, ठीक, तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, है ना, ज्वाइन OA OB एंड OP। ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना, उसके बाद प्रूफ लिख देना। इस सबके भी नंबर मिलते हैं, हाँ, गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन का भी लिख दिया तो एक नंबर तो तुमको दे ही देगा। अब प्रूफ में तुमको दिख गए दो ट्रायंगल, एक ले लो POA इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, POA एंड POB, ये दो ट्रायंगल है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि यार जो एंगल APO है वो इक्वल है एंगल BPO के, ईच 90 डिग्री। आपको पता है रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल के, तो दोनों 90 डिग्री एंगल APO एंड एंगल BPO। OP जो है वो, मतलब OP क्या, OA जो है वो OB के बराबर है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। फिर मैंने ये दो ट्रायंगल के लिए, क्योंकि मेरे को AP और PB को बराबर करना है ना, तो उस हिसाब से सोचा मैंने कि यार ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो ये दो ट्रायंगल में ले लेता हूं। और तीसरा तो OP कॉमन साइड है, तो OP बराबर OP दैट इज इक्वल टू कॉमन साइड। तो बस ये हो गया, OP बराबर OP कॉमन साइड। तो बाय RHS, अगेन बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP। तो मैं कह सकता हूं AP जो है वो BP के बराबर है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे हुए, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, तो बहुत बेसिक सवाल था, पर ये पूछा था 2019 में, 2009 में तो ले लिया, है ना। तो यार सर्कल बहुत सिंपल है, थियरम्स कभी समझ में आ गई तो केवल उनको अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बड़े आगे चलो। एक और बहुत ही प्यारा सवाल, इस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से अटेम्प्ट करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। O सेंटर है सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। T एक पॉइंट है सच दैट OT जो दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब T कौन सा पॉइंट होगा, एक्सटर्नली होगा, रेडियस 5 है और OT का डिस्टेंस 13 दे रखा है, मतलब T सर्कल के बाहर होगा। हाँ, तो बिल्कुल कहा भी है कि OT जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को किसी एक पॉइंट E पर, और जो AB है वो टेंजेंट है सर्कल की एट E, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो देखो यार इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर बनाया O, है ना, सर्कल का सेंटर बनाया O। OT मैंने बना दिया, OT
ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, OT 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो पॉइंट है जो सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको E पॉइंट दे रखा है। कभी मैं T से 2 टेंजेंट डालूं, T से 2 टेंजेंट डालूं, तो वो कुछ ऐसी जाएगी। है ना, ये तुम्हारा 2 टेंजेंट डल गई, P और Q माना मैंने। अब जो ए बी टेंजेंट है ना वो E पे है, मतलब वो कुछ इस तरह से ए बी टेंजेंट है। ये तुम्हारी ए बी है जो कि E पर है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम सबका बन गया भाई। ए बी जो है वो टेंजेंट है E पॉइंट पे। अपन ने इस तरीके से डायग्राम को तैयार कर लिया। ठीक, ये P और Q तो मैंने रेंडमली पॉइंट मान लिया। ठीक है, मेन ये टेंजेंट बना दी अपन ने ए बी, किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे। अब तुम ध्यान से देखो, ये सर्कल, कभी मैं इधर देखूं ये वाले ट्रायंगल में, है ना, ये वाले ट्रायंगल में मैं देखूं तो ये 90 डिग्री है। अब तुमको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। तुमको क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तुमको पता है टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। यार ये OE जो है, OE रेडियस होगा, ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगी। कभी मैं देखूं तो ये यार ये भी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री हो गया। अब ट्राइंगल POT को देखो, ट्राइंगल POT को देखो। POT में तुमको POP पता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तुमको OT पता है 13 सेंटीमीटर, तो PT आराम से निकल जाएगा। तो यार PT का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि ये OT हाइपोटेनस होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और माइनस OP का स्क्वायर। ठीक, सबको ये बात तो समझ में आ रही है। अपना मेन टारगेट क्या है, AB निकालना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले AE निकालने की कोशिश कर रहा हूं, फिर सिमिलरली उसी तरीके से BE भी निकल जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली बात कर लेंगे तो सिमिलरली कह देंगे BE भी उतना ही होगा, क्योंकि सर्कल में सिमेट्री होती है। तो यार ये जो PT का स्क्वायर है वो बराबर किसके हो गया, OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब यार OT तुम्हारा 13 है, माइनस 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 144, या PT स्क्वायर। तुमको पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो केवल प्लस में लेंगे, तो PT आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। यार ये PT 12 सेंटीमीटर आ गया। कभी मैं अज्यूम कर लेता हूं AP को X, कभी मैं इस AP लेंथ को X अज्यूम कर लेता हूं, इस लेंथ को X अज्यूम किया, तो ये AE भी X होगा, क्योंकि AP जो है वो बराबर होगा AE के। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मचा दिया कि नहीं कितने बच्चों की वैल्यू निकल गई X की, लिखो कमेंट में, निकल ही गई होगी। अब यार ये पूरा PT 12 है, ये पूरा PT 12 है, उसमें से PA माइनस कर दूंगा तो ये 80 की कभी कोई वैल्यू पूछे तो वो हो जाएगा 12 माइनस X, क्योंकि ये पूरा 12 है, क्योंकि ये पूरा 12 है, मतलब PT पूरा 12 है। AP को मैंने अज्यूम कर लिया लेट AP भी X, तो AP बराबर AE और वो X हो जाएगा, और ये जो 80 है वो 12 माइनस X हो गया। अब तुम यार ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल TAE, अगले पेज पे देख लेना। अभी केवल इतना देखो कि ये OT जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और ये OE जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूं TE की वैल्यू
टीई की वैल्यू होगी ओटी में से ओई गया, मतलब 13 में से 5 गए तो 8 सेंटीमीटर। यार ये वैल्यू आ गई 8, मचा दिया यार। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, टी ए ई को आराम से देखना। मेरा टारगेट था, मेरे को ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट निकालनी है, मतलब मेरे को ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले इतने पार्ट को सॉल्व किया। ये एक्स जो निकलेगा सेम टू सेम इधर भी होगा, क्योंकि भैया इधर भी यही 5 सेंटीमीटर है, ये 13 है तो ये 12 निकल जाएगा। उसमें से कुछ मानोगे, वाई मान लेना, तो ये भी वाई होगा। तो ये क्या बनेगा, वाई, ये बनेगा 12 माइनस वाई, ये वाई, ये बना 12 माइनस वाई, क्योंकि ये वाई था तो ये 12 माइनस वाई, ये वाई, और ये 8। तो वाई की वैल्यू भी एक्स के बराबर आएगी। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ यार ये ए और बी बराबर है। सिमिलरली वही कैलकुलेशन नीचे की तरफ होगा, तो ए और बी बराबर है। अब यार यहां पर बस ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री, क्योंकि देखो ओई जो है ये ए बी टेंजेंट है, तो ओई परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल टी ए ई ट्राइंगल। अब यार मेरे को इधर वाले पेज पे लिख देता हूं, है ना, ट्राइंगल टी ए ई, ठीक। ट्राइंगल टी ए ई जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। कभी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल जो है टी ए ई राइट एंगल है, तो क्या हाइपोटेनस है टी ए का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर बराबर होगा ए ई का स्क्वायर प्लस टी ई का स्क्वायर, है ना। तो टी ए मेरे को बताओ कितना है। देखो टी ई तुम्हारे पास 8 है, टी ई तुम्हारे पास 8 है, ए ई तुम्हारे पास x है, टी ए वो है 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये बना 144 माइनस 64 बराबर 24x, तो ये बनेगा 0। 14 में से 6 जाएंगे तो ये बनेगा 8, 24x, तो ये बना x बराबर 80/24। 8 की टेबल में ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहां से समझ में आया कि ए बराबर x था, जो कि आया 10/3 सेंटीमीटर। उधर से सिमिलरली तुम कह सकते हो कि जो b की वैल्यू होगी वो भी 10/3 ही आएगी। क्यों आएगी? अरे यार ये तो समझ में ही आ रहा है क्यों आएगी भाई। ये जो है उसमें भी ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये टी क्यू 12 है, ये y मान लो, तो ये 12 माइनस वाई बनेगा। ये y माना तो ये y, ये 12 माइनस वाई, ये y और ये 8, तो y की वैल्यू भी 10/3 ही आएगी। दोनों 10/3 तो कभी ए बी निकालना है तो वो हो जाएगा ए ई प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू। चमका, तुम निकाल के देख लो बी। यहां पे अज्यूम क्या कर लोगे, यहां पे अज्यूम कर लेना इसको y, तो ये भी y। अब ये y है, ये y हो गया, अरे ये y तो ये y हो गया। ये पूरा तुम्हारा क्या निकला भाई, QT और PT तो बराबर होंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, PT बराबर QT, तो ये पूरा 12 था, तो ये आ जाएगा 12 माइनस वाई, तो 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू वहां से 10/3 आ जाएगी। तो ए बी सबका मेरे ख्याल से 20/3 आ गया होगा। मचाया कि नहीं? अच्छा सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था। ये समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या अप्रोच की। बड़े आगे, अब यार एक थ्योरम ही बोल दो, उसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू ले लिया है ना। ये एक थ्योरम ही है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू मिलेगी तुमको, पर मैं कहता हूं कि इसको थ्योरम के थ्रू ही याद रखो। मतलब ये रिजल्ट को तुमको दिमाग में रखना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपने दिमाग में होने चाहिए, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बैठा है तो उनके जो अपोजिट एंगल का सम होता है, मतलब यहां पे तुमको प्रूव क्या करना है पता है,
तुमको यहां पे प्रूव करना है एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी वो क्या है 180 डिग्री के बराबर है, या मैं बोलूं एंगल सीओडी या एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी वो किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। मतलब मैं कह रहा हूं यार ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब कभी इसको एंगल 1 बोल रहा हूं इसको एंगल 2 बोल रहा हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होता है। ये प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ मैं डिटेल में नहीं करके बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज्यादा खींच चुका है, तो इसको मैं बहुत इजीली शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं, है ना, शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं। देखो ये तुम्हारा O है, दिस इज अ पॉइंट O, वो Q है, कंफ्यूज मत होना, ये Q है, ओके, एंड दिस इज योर O। ठीक, अब देखो यार ये जो है ऐसे 2 बार लिखा गया। अब तुमको प्रूफ ये करना है, गिवन क्या है कि एक सर्कल है, लिख देना गिवन क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये ए बी बी सी सी डी एंड ए डी दिस ऑल आर द टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब ये टेंजेंट है तो अपन ने इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, जॉइन ओपी ओक्यू ओ आर एंड ओ एस। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे को ये 2 ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल एओएस एंड ट्राइंगल एओपी। इन 2 ट्राइंगल को ध्यान से अपनी नोटबुक में देखना, मतलब अभी तो बोर्ड पे देखना फिर लिखना, है ना, मैं सारी चीजें अब डिटेल में करके नहीं बताऊंगा। इसको देखो तो तुम कह सकते हो कि यार ये एओ कॉमन साइड हो गई, ये जो एओ है दिस विल बी द कॉमन साइड, ये एओ क्या हो गई कॉमन साइड इन दोनों ट्राइंगल में। मैं ये दोनों ट्राइंगल देख रहा हूं, कौन से ट्राइंगल देख रहा हूं, ट्राइंगल एओएस एंड ट्राइंगल एओपी। ये दोनों ट्राइंगल को मैं देखूं, ट्राइंगल एओएस और एओपी, तो मैं कह सकता हूं यार एओ बराबर एओ कॉमन साइड, ओएस बराबर ओपी, ओएस बराबर ओपी रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, रेडियस है, और एएस बराबर एपी। अपन ने अभी एक थ्योरम पढ़ी है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो एएस बराबर एपी होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल कभी कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं आराम से कि यार ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला एंगल बीओपी, मतलब ट्राइंगल बीओपी एंड ट्राइंगल बीओक्यू, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं। ट्राइंगल बीओपी एंड ट्राइंगल बीओक्यू भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एसएसएस, क्योंकि बीओ बीओ कॉमन साइड, बीपी बराबर बीक्यू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ओपी बराबर ओक्यू। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। फिर मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सी ओ आर एंड ट्राइंगल सी ओ क्यू भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और फिर मैं बोल सकता हूं एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होंगे, है ना। एंगल 7 मतलब एंगल डी ओ आर बराबर होगा एंगल डी ओ एस के, अगेन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एसएसएस। कॉन्ग्रुएंसी से अपन ने बाय सीपीसीटी ये सब एंगल को इक्वल प्रूव करवा दिया। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो बात को। कभी मैं ऐसे नॉर्मली लिखूं तो मैं जो रेड पेन से लिख रहा हूं वो दोनों एंगल बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, और एंगल 7 एंगल 8 के। मतलब यहां से अपना आया एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है बाय सीपीसीटी। वो चारों ट्राइंगल को जब तुम
आपस में कॉन्ग्रेंट करोगे मतलब 8 ट्रायंगल, ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट, ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट, ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट और ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट। तो जब ये आपस में सबको कॉन्ग्रेंट करोगे तो ये एंगल्स बराबर प्रूव हो जाएंगे। और ये जब एंगल्स बराबर प्रूव हो गए, ये जब एंगल्स बराबर प्रूव हो गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 कितना होता है 360 कंप्लीट एंगल बनेगा, प्लेन में पूरा 360 बनेगा। अब तुमको पता है 7 8 के बराबर है, 7 8 के बराबर है तो 7 मतलब 8 को 2 बार लिख दो, 6 5 के बराबर है तो 5 को 2 बार लिख लो, 1 2 के बराबर है, 4 3 के बराबर है। तो देखो इसको ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी एंगल 1 ही लिख लिया। अब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, मेरे को चाहिए 4 तो 3 को भी 4 ही लिख दिया, तो 4 प्लस 4। एंगल 5 और एंगल 6 देखो 5 6 के बराबर, मेरे को चाहिए 5 तो 5 प्लस 6 को भी 5 की तरह ही लिख दिया, 7 को 8 लिख दिया, इसको भी 8 लिख दिया, ये 360 हो गया। तो ये 2 टाइम्स हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 360। चमका कि नहीं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 ये तुम्हारा आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहां पे ध्यान से देखो, 1 प्लस 8 कितना होता है? 1 प्लस 8 एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज योर एंगल AOD एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज योर एंगल BOC, इज योर एंगल BOC। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। सिमिलरली वो वाला भी प्रूव हो जाएगा। देखो बहुत डिटेल में प्रूफ करना था इसको, पर मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, पर चमक्का कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, ये एंगलों को बराबर कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं ये बात समझ में आई। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOP बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रेंस रूल। तो कह सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बाय CP CT। सेम उसी तरीके से बाकी सारे एंगल भी कर दोगे। कर दिया तो फिर बस अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये वाली थ्योरम में याद क्या रखना है, देखो ये तुमको जब भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करते हुए मिल गया सर्कल को, नोट कर लेना ये बात मेरी। अगली क्लास में क्वेश्चन दूंगा और सबको करना रहेगा सही। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ना। अब एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है ना, ऐसा मतलब टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ABCD ये सेंटर है, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात दिमाग में रखना। बड़े आगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और बहुत ही प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे तो मजा आएगा। खुद से अटेम्प्ट करोगे क्या इसको? खुद से अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को? ये होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया है तुमको इसके पहले, है ना। ये क्वेश्चन प्रूव वाले के पहले एक क्वेश्चन कराया है, उसी के लॉजिक से ये क्वेश्चन भी होगा। मैं हिंट दे देता हूं करना कैसे है। देखो ये तुमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, बढ़िया, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये तुमको पता है यार, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। OP तुमको 5 दे रखा है, तो कभी मैं इसको ज्वाइन करूं,
कभी मैं इसको ज्वाइन करूं, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ओई। अब देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और कभी मैं एक चीज देखूं तो ये जो है ई जो है ये पता है क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो पूरी लाइन है ना ओटी लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीक्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसा है ना, और ये पूरी 8 है तो ये 4 हो जाएगी, उसी तरीके से ये 3 निकल के आ जाएगा। अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो करोगे ये क्वेश्चन खुद से। मैंने कुछ हिंट दिए भाई, ये जो ओटी होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉर्ड का, ठीक है। मतलब जब भी तुमको इस तरीके का कुछ मिले कि यार ऐसी दो टेंजेंट जा रही है ना, और ये कोई कॉर्ड है, तो ये सेंटर को जब तुम उस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तुमको पता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही सामने वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अरे ये एंगल बाइसेक्टर तो होएगा ही ना, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम में मैंने प्रूव करा है एंगल पीटीओ और एंगल क्यूटीओ बराबर होंगे, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है। कभी मैं इस ट्रायंगल को देखूं ट्रायंगल पीटीक्यू, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है सामने वाली साइड के लिए, तो ये पीक्यू को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये 3 आ गया, ये 5 है। अब तुम्हें निकालना क्या है? टीपी निकालना है, तो इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये x है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, यहां पे तुमको ये x4 तो ये निकल जाएगा, t अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PTE में, ओके। और एक बार TPO में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। देखो ध्यान से, आराम से, ये 3 को ऐड करना रहेगा TE में ये 3 को ऐड करना पड़ेगा। बस इतना सा लॉजिक था, बाकी कुछ भी नहीं था इस सवाल में। उसमें मैंने OT तुमको दे रखा था, इसमें तुमको अंदर की बातें दे रखी है, तो निकालना। प्यारा सवाल है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा यहां से। एक बात बताओ, इसका जो आंसर आएगा वो भी 20/3 सेंटीमीटर ही आएगा, 20/3 सेंटीमीटर ही आएगा। सॉल्व करो, आंसर निकालो, देखो सबका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आता है, तो मैं तो हुई। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या अच्छा कोट लिखा है, बातें मत करो, है ना, बातें करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो। जो सवाल तुम्हें आज कराए हैं उनको एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से अटेम्प्ट करना और मचाओ, क्योंकि सर्कल चैप्टर बहुत इजी है, केवल तुमको वो थियरम से दिमाग में होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ प्यारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा और ये वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।